हाय एवरीवन, सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। दो केस थे उसमें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा था प्योर मतलब रॉल्स लॉ के एक्सपेक्टेशन की तुलना में, और दूसरा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, जिसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था। आज उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। काफ़ी डिटेल में समझेंगे, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है क्या एक लाइन में कि कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर आप बोल रहे हो, इसका मतलब मोर देन वन लिक्विड, एटलीस्ट टू लिक्विड कंपोनेंट्स तो होंगे ही। अब यदि दो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। लेकिन यदि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए तब उसको बोला जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कैसे बोला जाएगा जरा देखते हैं हम लोग। मान लो कि आप दो लिक्विड लेते हो, सपोज एक आपने वाटर लिया और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखोगे 373 केल्विन। उसी प्रकार से आप इथेनॉल लेते हो और इथेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट आप जान रहे हो 78.5 डिग्री सेल्सियस, 351.5 केल्विन। ऐसा ये दोनों प्योर लिक्विड्स हैं यदि, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट यह होगा। अब थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को भी डील कर लें। तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माने 1 atm के बराबर होता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। The boiling point of water is 100 degrees Celsius. It means at this temperature the vapor pressure of water becomes equal to atmospheric pressure that is 1 atm. And similarly the boiling point of ethanol is 78.5 degrees Celsius. It means at this temperature the vapor pressure of ethanol becomes equal to 1 atmospheric means 1 atm. तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, मतलब उस टेम्परेचर पे वह लिक्विड बॉइल करेगा। अब दो अलग अलग लिक्विड लो, एक का वेपर प्रेशर आप लो 0.8 atm, ठीक, और दूसरे का आप लो 0.5 atm। दो अलग अलग लिक्विड लिए, एक का वेपर प्रेशर 0.8 है, दूसरे का 0.5 है। अब दोनों को यदि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से हीट कर रहे हो तो पहले कौन बॉयल करेगा? ऑब्वियसली पहले 0.8 वाला बॉयल करेगा, क्योंकि यह 0.8 atm बॉयल कब करेगा? जब 1 atm तक पहुँचे। तो 0.8 वाला 1 तक तो जल्दी पहुँचेगा ना, क्योंकि डिफरेंस कम है, और 0.5 वाला को यहाँ पहुँचने में समय लगेगा, डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसको कम ही हीट करना पड़ता है बॉयल करने के लिए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन यदि जिसका वेपर प्रेशर कम है तो फिर उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यदि दोनों को कंबाइन करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, या वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को मिलाओगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ऐसा तो इस बात को केवल याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग जरा इधर आते हैं कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करो कि इस वाटर और इथेनॉल दोनों को आपस में मिला दो, दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, तो बनेगा वाटर इथेनॉल का मिक्सचर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। तो अब जब सॉल्यूशन बनेगा वाटर और इथेनॉल का, तो क्या दोनों जब मिलाओगे तो मिलाने के बाद दोनों लिक्विड सेम टेम्परेचर पे ही बॉयल करेंगे या अलग अलग? तो ऑब्वियसली अलग अलग टेम्परेचर पे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले बॉयल करेगा, बॉयल करके डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वह उसमें बच जाएगा।
समझे बात को, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल करेगा, वहाँ से डिस्टिल ऑफ हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो पहले बॉईल नहीं करेगा। तो वाटर इथेनॉल को यदि आप मिलाते हो तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए ये पहले बॉईल करेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए बाद में बॉईल करेगा। लेकिन एक वैसा भी स्टेज आएगा मिलाने के दरमियान, अलग अलग कंपोजिशन से मिलाओगे कि कभी 40% इसको लिए, फिर 60 लिए, 70 इसको कर दिए, 30 कर दिए, ऐसे करके। तो जब दो लिक्विड को मिलाओगे तो मिलाने के दरमियान एक वैसा कंपोजिशन आएगा, कंपोजिशन मतलब एक वैसा स्टेज आएगा लिक्विड अमाउंट का, जब दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। और जब दो लिक्विड सेम टेम्परेचर पे बॉईल करे तो वैसे लिक्विड मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। when two liquid components boil at the same temperature and remains unchanged in composition, then this liquid mixture is called azeotropic mixture or agiotrop। अब बोलोगे कि ये दो लिक्विड कब बॉयल करेंगे सेम टेम्परेचर पे, तो देखो दोनों लिक्विड को आप मिलाने के बाद उसको आप हीट किए, इवापोरेशन होगा, वेपर में मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब जब वेपर में मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो जब वेपर मॉलिक्यूल का संख्या लिक्विड मॉलिक्यूल के संख्या के बराबर हो जाएगा दोनों कंपोनेंट का, कि दोनों कंपोनेंट का जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यदि लिक्विड में रहें, मतलब वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तब जा कर के वे दोनों लिक्विड जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और वह कहलाएगा उसके लिए एजियोट्रॉप। वह उसके लिए क्या कहलाएगा? एजियोट्रॉप कहलाएगा। तो जब दो लिक्विड्स को मिलाया जाता है तो मिलाने के दरमियान ही एक वैसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन आता है जब दोनों कंपोनेंट्स का वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन इक्वल हो जाता है, और उस केस में दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल एक सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और वे कहलाएंगे एजियोट्रॉप। तो जैसे आप इथेनॉल और वाटर को मिलाए और मिला करके दोनों को हीट किए, तो ठीक है कि इथेनॉल का इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर है तो पहले ही वेपर में बदलेगा, वाटर का मजबूत है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जब वेपर फेज में H2O का जितना मॉलिक्यूल है उतना ही लिक्विड में रहे, उसी प्रकार से इथेनॉल का जितना मॉलिक्यूल वेपर में है उतना ही लिक्विड में रहे, तब जाकर के फिर दोनों लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और वे कहलाएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप कहलाएंगे। तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है या एजियोट्रॉप वह बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो हम लोग दो केस में पढ़े कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता हो, जो नेगेटिव डेविएशन शो करता हो। तो उस हिसाब से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो वैरायटी का होने वाला है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आया है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो दो प्रकार के, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर यदि ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, और वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और ऐसे लिक्विड मिक्सचर को हीट करोगे तो यह वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम स्टेज तक पहुँचेगा, और जब वेपर प्रेशर उसका हाईएस्ट हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट, and at this stage the composition of vapor and liquid phase will be same and the two liquids boil at a constant temperature and forms an azeotropic mixture। कि वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तो नहीं ना होगा, एक मैक्सिमम स्टेज तक जाएगा। तो जब उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम और वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने का मतलब हुआ कि उस स्टेज पर उस लिक्विड का या उस कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट का जो मिलाए हो, वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम होगा और दोनों लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और बनाएंगे एजियोट्रॉप।
तो चूंकि ऐसे लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कहलाएंगे इसलिए वे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएंगे वे। और यहाँ वाला केस देखोगे कि द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हैज ए वेपर प्रेशर लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ। सो व्हेन वी मिक्स two liquid components of such type, then the vapor pressure will decrease, and at certain stage the vapor pressure will be lowest and boiling point will be the highest, and at this stage the composition of vapor and liquid phase will be same, and the liquid mixture will boil at constant temperature and form an azeotropic mixture which is called maximum boiling azeotrope, which is called maximum boiling azeotrope। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, तो कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जिसका वेपर प्रेशर कम माने नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और वो कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ग्राफ के माध्यम से समझें इसको, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल लेकर के, तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आना है। जैसे यहाँ आप वाटर और इथेनॉल की बात करो, यहाँ आप ले लो प्योर इथेनॉल और यहाँ आप ले लो वाटर। नीचे मोल फ्रैक्शन का वेरिएशन को दिखाया जा रहा है और नीचे से ऊपर आप कंसीडर करो बॉइलिंग पॉइंट को, नीचे से ऊपर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखे अभी 351.5 केल्विन, प्योर वाटर का 373 केल्विन। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा इसको ऊपर दिखाएंगे, और प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए उसको हम लोग नीचे दिखाएंगे। ऐसा। अब यहाँ से यदि एक ग्राफ प्लॉट किया जाए कुछ इस टाइप का, ऐसा, यह सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड को, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर को, दोनों के लिए, इथेनॉल के लिए है और ये वाटर के लिए है। तो देखो यह एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे वाटर का वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो जा रहा है, दोनों ग्राफ आकर के मिल रहा है वेपर और लिक्विड वाला। इसी पॉइंट पे इथेनॉल का भी वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो जा रहा है। तो यह वह स्टेज हुआ जब वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन हो जाएगा सेम। तो इस केस में चूंकि इथेनॉल और वाटर बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम स्टेज तक जाएगा, और जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका मिनिमम हो जाएगा। और वह जो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो इस केस में दोनों लिक्विड इथेनॉल और वाटर एक सेम टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे, और वह बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो यदि प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 है, प्योर वाटर का इतना, तो जब दोनों को मिलाओगे जो ट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। So this 351 Kelvin is the boiling point of azeotropic mixture containing approx 95% ethanol and 5% water। यह कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। यदि इस 95 को आप कम करके 90 किए और 5 को बढ़ा करके 10 किए और तब आप इमेजिन करोगे या उम्मीद करोगे कि नहीं बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एजियोट्रॉप का जो होता है कंपोजिशन वह फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं करना है, समझे। तो इसे मिला करके देखते रहना पड़ता है कि शुरू में इथेनॉल आप मिलाए 90, वाटर मिलाए 10, तो लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, माने एजियोट्रॉप नहीं बना है। लेकिन जब आप इथेनॉल 95 लिए, वाटर 5 लिए, तो देखो कि दोनों लिक्विड अब सेम टेम्परेचर पे बॉईल करने लगा, मतलब कि एजियोट्रॉप बन गया। तो एजियोट्रॉप बन गया इसका मतलब हुआ कि लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन हो गया बराबर। तो यह जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड मिक्सचर का, वो देखो प्योर इथेनॉल और प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जा रहा है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चूँकि ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे ना, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये कहलाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की यदि हम लोग बात करें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की यदि बात करें तो वहाँ वाटर और इथेनॉल लेते हैं, सॉरी वाटर और HCl, वाटर और HCl लेकर के हम लोग वहाँ समझेंगे इसको। ऐसा लो आप, यहाँ HCl लो और यहाँ वाटर ले लो, नीचे से ऊपर मान लो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ऐसा। तो प्योर HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 373 केल्विन ऐसा। लेकिन जब दोनों लिक्विड कंपोनेंट को मिलाओगे, वाटर और HCl को, तो मिलाने के बाद एक वैसा कंपोजिशन आना चाहिए जब वेपर और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो जाए, और तब ये लिक्विड मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है बॉयल करेंगे। तो इसके लिए ग्राफ यदि प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अगेन यह वेपर फेज को बता रहा है और ये लिक्विड फेज को बता रहा है, और इसको यहाँ से मिला दो ऐसा। तो ई वेपर हुआ वाटर का, ई लिक्विड, ई वेपर कंपोजिशन HCl का, और ई लिक्विड। तो इस पॉइंट पे देखो, जो वेपर और लिक्विड फेज है HCl का, उसी प्रकार से वेपर और लिक्विड फेज वाटर का, इसका कंपोजिशन सेम हो गया। तो यहाँ आकर के दोनों लिक्विड सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे और वह एजियोट्रॉप बनाएगा। तो अब जो यह सेम टेम्परेचर हुआ, ये तो बढ़ गया दोनों का प्योर, मैंने दोनों प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे, प्योर HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 था, इसका था 373। लेकिन जब दोनों को मिलाए तो बढ़ करके जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ ये हो जाता है 381.6 केल्विन। और यहाँ जो कंपोजिशन है वो फिक्स होगा, यहाँ तकरीबन 89% होता है H2O और 11% HCl, ये फिक्स रहेगा। इसको आप चेंज करोगे तो एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। तो ये वेपर लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो और साथ ही साथ यह फिक्स हो तब। तो इस बार जो बॉइलिंग पॉइंट है वह दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जा रहा है। प्योर वाटर और प्योर HCl का बॉइलिंग पॉइंट से देखो ज़्यादा हो गया, ये उसमें कम हो जा रहा था, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाया, और इसमें बढ़ गया इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। कंपोजिशन भाई फिक्स रहेगा इसका। एक चीज़ हम लोग और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो रहा है लिक्विड मिक्सचर का, तो वह बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड की तरफ होता है जो ज़्यादा मात्रा में है। जैसे वाटर यहाँ 89 है, तो देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट 381.6 है एजियोट्रॉप का, वह 373 के नज़दीक है ना, 188 के नज़दीक थोड़े है। तो इसके नज़दीक है इसलिए क्योंकि वाटर इसमें ज़्यादा मात्रा में है। और यहाँ देखो ये जो 351 है वह 351.5 के नज़दीक हुआ, मतलब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक, क्योंकि यहाँ इथेनॉल ज़्यादा था। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जो लिक्विड कंपोनेंट अधिक मात्रा में होगा, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट उसी ओर होगा, और जो लिक्विड कम मात्रा में रहेगा उसकी ओर नहीं रहेगा। तो यह एजियोट्रॉप का कंसेप्ट था, जिसमें लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। नोट्स को यदि लाइन बाय लाइन पढ़ोगे आप तो काफ़ी अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा, समझ में आएंगी बातें कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यदि इसको आप डिफाइन करोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को, तो कैसे डिफाइन करोगे कि द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हैज़ या वेपर प्रेशर लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ, कि वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉल्स लॉ की तुलना में। एट ए पर्टिकुलर स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ सच ए लिक्विड मिक्सचर विल बी लोवेस्ट, कि कम होगा तो कम होते होते एक स्टेज तक आएगा ना, उसके बाद कम नहीं होगा। एंड एट वेपर प्रेशर विल बी लोवेस्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट, और जब वेपर प्रेशर एकदम मिनिमम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। एंड एट दिस स्टेज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर एंड लिक्विड फेज ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स विल बी सेम एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर and form azeotropic mixture. Since the boiling point of azeotropic mixture is greater than those of the pure liquid components, that's why it is called maximum boiling azeotrop. थोड़ा एडवांस टॉपिक है एजियोट्रॉप। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इससे, बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली इस टॉपिक को टच नहीं किया जाता है। तो यह हुआ एजियोट्रॉप के बारे में। अब इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, colligative properties. So what is colligative properties? Colligative properties are the properties of dilute solutions which depend only upon the number of solute particles in the solution। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस के वे प्रॉपर्टीज हैं जो केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं। केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या पे डिपेंड किया है, इसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, कितना सॉल्वेंट है, डजंट मैटर। केवल और केवल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल कितना है इस बात पे डिपेंड करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। डेमोक्रेसी माने जो लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र में जब इलेक्शन चुनाव होते हैं तो उस समय जो राजनेता, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको केवल और केवल वोट का संख्या से मतलब होता है। वोट देने वाला कौन था, कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार से हमको वोट मिला, लीगल या इनलीगल, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है नंबर ऑफ वोट से, नेचर से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब है केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से, नेचर से कोई लेन देन इसका नहीं है। और जो प्रॉपर्टी केवल डिपेंड करे नंबर पे वह कहलाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वे केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल हैं, कंसंट्रेटेड के लिए नहीं। क्यों नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल ये जो वर्ड लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको याद रखोगे। तो ये दो ही वर्ड को इसमें आदि रखना है। एक बात आप याद रखोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा याद रखोगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। All these 4 are colligative properties. It means these 4 properties of solution depend only on the number of solute particles, not on the nature of solute or solvent or any other factor. अब इसमें से चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यह बिल्कुल नया नहीं है। इसके पहले हम लोग रॉल्स लॉ पढ़े हैं कि जब किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाया जाता है तो सरफेस पे नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, इसीलिए वेपर में मॉलिक्यूल्स का संख्या कम होगा, और जो मिक्सचर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की तुलना में कम। तो यह प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। And the relative lowering of vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of non-volatile solute, and this is the Raoult's law। तो इतना बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं रॉल्स लॉ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में कि P0A माइनस P/P0A इक्वल टू XB, जहाँ ये होता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
P is the vapor pressure of solution and XB is the mole fraction of solid या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसा तो ये स्टेटमेंट को हम लोग देख चुके हैं पहले। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कैसे और क्यों, सो समझो। मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का फिक्स होता है जो फॉर्मूला से निकलता है। जैसे NaCl एक सॉलिड एक सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो NaCl जान ही रहे हम लोग। मोलर मास यदि इसका देखोगे तो सोडियम का हुआ 23 और क्लोरीन का हुआ 35.5 मतलब 58.5। तो यह 58.5 मोलर मास NaCl का फिक्स है जो कि फार्मूला से निकलता है। लेकिन मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें कोई अननोन सॉल्यूट का दे दिया गया हो सॉल्यूशन, कि यह एक सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है 100 ग्राम या 100 ml सॉल्यूशन में। तो वहाँ आप सॉल्यूट का मोलर मास कैसे पता करोगे? मोलर मास तो फार्मूला से निकलता है, लेकिन उसके लिए फार्मूला जानना होगा। फार्मूला तब जानोगे जब सॉल्यूट पता रहेगा कि कौन सा है। लेकिन ऐसे अननोन सॉल्यूट का कोई सॉल्यूशन बना करके दे दिया गया है आपको, तो वहाँ मोलर मास तो फार्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो उस केसेस में जो है हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंटली पहले वेरीफाई करेंगे और वहाँ से मोलर मास का क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। तो यह मेन इक्वेशन हुआ। इसी इक्वेशन से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो P0A माइनस P बाई P0A बराबर हुआ XB, इसको 1 मान लो। XB को हम लोग लिखेंगे NB बाई Na प्लस NB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, मतलब जितने कंपोनेंट्स हैं, इसमें 2 ही कंपोनेंट है A और B। अब सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, एंड ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट इज इन मच ग्रेटर अमाउंट देन सॉल्यूट। मतलब यहाँ जो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स होगा ये मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट। यदि Na 1 मोल है तो Nb विल बी लाइक दिस, इतना मोल। अब 1 में यदि आप इस वैल्यू को ऐड करते हो तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 के आसपास ही आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू में यदि कोई बहुत छोटा वैल्यू ऐड किया जाए तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वही सेम रिजल्ट आता है। तो Na यहाँ बहुत बड़ा हुआ Nb से, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। A सॉल्वेंट है, B सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट से। तो इस केस में सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आपस में जोड़ोगे तो वह अप्रॉक्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Na प्लस Nb नियरली इक्वल टू Na। तो यही इक्वेशन अब बन जाएगा ऐसा, XP बराबर Nb बटे Na। अब यहाँ से Nb को हम लोग बोलेंगे WB बाई MB एंड Na इज WA बाई Ma, गिवन मास बाई मोलर मास। इसी को रीअरेंज करोगे तो WB MB ऊपर चला जाएगा MA और नीचे बचेगा WA। अच्छा, ये हो गया XB। अब यही XB का वैल्यू जो है 1 में पुट कर दो, तो 1 और 2 को जब आप कंसीडर करोगे, 1 और 2 को, 1 एंड 2, तो क्या हो जाना है, P0A माइनस P बाई P0A बराबर XB की जगह आप इतना लिखो, WB इंटू MA बाई MB इंटू WA। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज MB। तो जब यहाँ से आप MB निकालोगे तो क्या आएगा WB इंटू MA, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P0A और यहाँ हो जाएगा P0A माइनस P इंटू WA। This is the formula for the calculation of molar mass of non-volatile solute from relative lowering of vapor pressure।
कौन सा टर्म क्या है समझ गए, एम बी सॉल्यूट का मोलर मास, डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, एम ए सॉल्वेंट का मोलर मास एंड डब्ल्यू ए इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यदि आपको कोई पूछे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किस आधार पे है, आप कैसे बोलोगे कि यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब वे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करता हो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो आपको दिखाना होगा कि यह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, मतलब यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यह पूरा टर्म डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। उसको दिखाओ, कैसे दिखाओगे? देखो यहाँ एक टर्म आया है एक्स बी बराबर एन बी बाई एन ए, तो एक्स बी की जगह यदि इसको लिख दो एन बी बाई एन ए। सो व्हाट इज एन बी? एन बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यह जो पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डिपेंड किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट्स वाई इट इज या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से इसको क्लैरिफाई करना होगा आपको ऐसे, तब जा करके जो है क्लियर हो पाएगा, या कोई पूछे तो ऐसे करके आपको दिखाना होगा तब। अब यह जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है ओस्टवाल्ड एंड वाकर डायनेमिक मेथड से। ओस्टवाल्ड एंड वाकर डायनेमिक मेथड, इससे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है ऐसा। या मेथड हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, आगे ग्रेजुएशन वगैरह में है, लेकिन फिलहाल ये जरूर याद रखिएगा एग्जाम में यही आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस मेथड से मेजर किया जाता है। तो ओस्टवाल्ड एंड वाकर डायनामिक मेथड, मेथड क्या है इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी। तो यहाँ से यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बाकी के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचे उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।